Morning class. Today's lecture is related to the chapter Dissolution of Partnership Form, and in this lecture I will explain a numerical question from your book T.S. Grewal. And this numerical question is based on the earlier topic debit balance or credit balance of a partner's capital account in case of when a partner given a loan to the firm. Okay, so I'll take this numerical question from your book T.S. Grewal. Following was the balance sheet of D, T and GS at 28 Feb 2013. ये आपको एक बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में एक साइड है आपकी क्रेडिटर्स और आपकी लाइबिलिटी, दूसरी साइड है आपकी एसेट. ठीक है. द फॉर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और फॉर्म को डिजॉल्व किया गया है इस डेट पे. ठीक है. और ये आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ टी, डी, टी, जी एंड बैंक अकाउंट. आपको क्या प्रिपेयर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डी, टी और जी का बैंक अकाउंट. ठीक है. तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट का. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एन अमाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. ठीक है. तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो आपको एसेट साइड, जितनी भी एसेट्स गिवन होती हैं उसको डेबिट साइड लिखना होता है, एक्सेप्ट कैश और बैंक अकाउंट. तो कैश और बैंक अकाउंट को छोड़ के जितनी भी टर्म्स होंगी एसेट से रिलेटेड वो सभी आपको कहाँ लिख लेनी है? डेबिट साइड. ठीक है. तो सबसे पहली चीज क्या है? हमारी डेटर, उसके बाद है हमारा स्टॉक, 2 फर्नीचर, उसके बाद है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है. तो ये सभी टर्म्स आपको लिख लेनी है. कौन सी साइड? डेबिट साइड. ठीक है. तो जो डेटर है उसकी अमाउंट हम आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000, और जो स्टॉक है उसकी अमाउंट गिवन है हमें 20,000. ठीक है. फर्नीचर की अमाउंट है 15,000, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी अमाउंट है 2,45,000. ठीक है. तो आपको जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको जितनी भी एसेट्स गिवन होंगी कैश और बैंक अकाउंट को छोड़ के वो सभी लिख लेने. कैपिटल अकाउंट नहीं लेने हैं आपको. ठीक है. तो आपको ये ऐसे अमाउंट मैंने लिख लिए हैं. ठीक है. अब चलते हैं क्रेडिट साइड. जैसे हम एसेट्स को राइट डाउन कर लेते हैं डेबिट साइड, उसी तरह हम लाइबिलिटीज को भी राइट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड. ठीक है. तो लाइबिलिटीज देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, जी लोन एंड आर लोन. तो जो जी है वो तो पार्टनर है फर्म का, लेकिन जो आर का लोन है वो आउटसाइडर है. ठीक है. क्योंकि आर पार्टनर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का लोन है, तो वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी को ही ट्रीट करता है. तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्रेडिटर, जो कि कितनी अमाउंट है हमारे पास? 50,000. उसके बाद आपको क्या लेना है यहाँ पे? बिल्स पेबल. बिल पेबल की जो अमाउंट है वो 10,000. उसके बाद जी, ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो जी है वो फर्म का ही पार्टनर है. ठीक है. इसलिए इसके लोन को कभी भी आप अपनी एज ए लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करोगे. लेकिन एक और लोन हमें गिवन है आर लोन, जो कि पार्टनर नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का लोन है जो फर्म को दिया हुआ है. तो इस लोन को भी हम क्या मानेंगे? लाइबिलिटी. ऐसी लाइबिलिटीज लेनी है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है. ठीक है. तो आर लोन भी आपको लिख लेना है. कितना है ये? गिवन हमें 12,000. ठीक है. ये लिख लिया. अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको पे करना होता है, और जितनी भी एसेट्स होती हैं तो उनकी वैल्यू को चेक किया जाता है कि कौन सी वैल्यू से कितनी अमाउंट हमें रियलाइज हो रही है. ठीक है. तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में है डेटर रियलाइज 28,000, क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है. स्टॉक वॉज टेकन बाय टी. अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? रियलाइज हुई है जो अमाउंट, तो उसको लिख लेना है बाय बैंक अकाउंट. अब मैं टर्म्स लिख रही हूँ. सबसे पहले है जो डेटर, डेटर से हमें रियलाइज हुआ है. आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और एक साथ टोटल कर सकते हो. तो चाहे यहाँ लिख लीजिए आप 28,000. दूसरी टर्म में क्रेडिटर और बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम बाद में करेंगे. स्टॉक है जो वो किसने ले लिए है? टी ने ले लिया है.
फर्नीचर को सेल किया गया है एन को। तो आपको यहाँ पे इस लाइन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन। अब किसी भी पर्सन को सेल किया गया हो, एन पार्टनर नहीं है ना फर्म का, किसी भी पार्टनर को सेल किया गया है, सॉरी किसी भी पर्सन को सेल किया गया, लेकिन हमें अमाउंट रियलाइज हुई है कितनी, 12,000। फर्नीचर से कितनी डिमांड, तो आपको यहाँ पे फर्नीचर भी लिख लेना है, फर्नीचर जो कि कितना रियलाइज हुआ है, 12,000। ठीक है, डेटर हो गए, फर्नीचर हो गया। अब बचा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड। लैंड एंड बिल्डिंग है जो हमारी, वो कितने में सेल की गई है, 2,80,000। ठीक है, यहाँ पे आप इसको टोटल करोगे। अब पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। एक और टर्म है हमारे पास, स्टॉक। स्टॉक वॉज टेकन बाय टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टी इज कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितने की अमाउंट थी हमारे पास स्टॉक की, उसने 15,000 में ली है। ठीक है, और इन सभी का टोटल कर देना है। ठीक है, 28,000, 40 और यहाँ पे अगर मैं, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा 3,20,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो, वो क्या है हमारी, आर लोन वॉज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। आर का लोन चेक से पेमेंट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, 1,20,000 की ये सेल करी। तो जब एसेट को सेल करते तो हमारी बैंक की ही एंट्री होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट। कितना अमाउंट आई है हमारे पास, 1,20,000 की थी, लेकिन जब सेल किया तो 1,00,000 रुपए ही हमें रिसीव हुए। हो गई एंट्री। अब चलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हम क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं, किस किस से पैसा आ रहा है, किस चीज को पे कर रहे हैं, सॉरी सेल नहीं कर रहे हैं, किस किस चीज को पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है क्रेडिटर, और जो बिल पेबल है वो 10% डिस्काउंट पे सेल किए गए हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर थे 50,000, अगर मैं इसका डिस्काउंट 10% निकालूं तो 5,000 आएगा। तो माइनस करने के बाद क्रेडिटर की अमाउंट कितनी बन रही है, 45,000। ठीक है, उसी तरह बिल पेबल पे अगर मैं 10% डिस्काउंट निकालूं तो कितना आएगा, 1,000। तो यहाँ पे जो बिल पेबल की अमाउंट बन रही है वो कितनी बन रही है, 9,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर का लोन था, जो भी हमने चेक के थ्रू पेमेंट करा है, तो यहाँ पे लिख लो आर्स लोन। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कोई स्पेसिफाई नहीं है, तो आर का लोन था हमारे पास 12,000। तो टोटल कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास, टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 66,000। ठीक है, 12,000 है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, 66। अब देखते हैं कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो हमने नहीं ली है। ये भी हो चुका है हमारा, ये भी कर चुके, ये भी आप टिक लगा लीजिए जब आप कर लेते हो। ठीक है, ये भी कर चुके हैं। देन दिस मीन्स ऑलरेडी हमने सारी टर्म्स लिख ली हैं। अब आपको करना क्या है, जो ये आपकी डेबिट साइड है और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ठीक है, टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा गेन होगा, या फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा टोटल आया है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जो कि कितना है, 5,07,000। ठीक है, कितना आया यहाँ पे हमारे पास, 5,07,000 आया है। ठीक है, उसके बाद मैंने डेबिट साइड का टोटल किया है, जो कि कितना आ रहा है, 3,76,000। उसको माइनस करने के बाद जो हमारा गेन हुआ है वो कितना हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू गेन। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप 1,31,000। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर कितने हैं, यहाँ पे पार्टनर्स थे आपके डी, टी और जी। तो यहाँ पे आपको लिखना है डी, टी और जी, और इनके जो भी शेयरिंग रेशियो है उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। अब शेयरिंग रेशियो देखते हैं कितना है हमारे पास यहाँ पे, पुलिंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ BTD, और यहाँ पे कोई भी शेयरिंग रेशियो नहीं, रेशियो इसमें नहीं गिवन है। तो आप तीनों को 1,31,000 को आप क्या करोगे, इक्वल बांट दोगे। जैसे कि आप अगर अगर मैं 1,31,000 को इस रेशियो में आपको कर देना, तो सभी का इक्वल ही आएगा। ठीक है, हमारा क्या आएगा, सभी का यही आएगा। ठीक है,
और टोटल हमारा यहाँ पे लिख देंगे हम 5,07,000। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बैलेंस हमें नोट डाउन करना है। तो हमारा बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,50,000, 1,00,000 और 1,50,000, ठीक है। तो देखो हमारा डी और टी का बैलेंस है क्रेडिट साइड, लेकिन एक पार्टनर है जो जी, उसका बैलेंस है डेबिट साइड। मीन्स हमें इसे कौन सी साइड लेना है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस बी डी, इसका बैलेंस आ जाएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या लेना है, गेन, बाय गेन ऑन रियलाइजेशन। कितना गेन हुआ था हमें, 43,667, 43,667, 43,667, ठीक है, ये कर लिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व की टर्म है, तो कोई भी रिजर्व होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। तो हम इस 20,000 को इनके शेयर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे बाय रिजर्व लिखना है आपको। तो 20,000 की अमाउंट थी जो हमारी, उसको 1/3 से अगर मैं करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। ऐसे ही सभी का आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 6,6,6,7 और एक में आप राउंड फिगर लेने के लिए 666 ले लो, ताकि हमारी अमाउंट इक्वल हो जाए, ठीक है। ऐसे आपने कर लिया रिजर्व अकाउंट। अब आगे देखते हैं क्या बचा है हमारे क्वेश्चन के अंदर। रिजर्व भी हो गया है, बैलेंस हो गए हैं कैपिटल अकाउंट के ऑलरेडी। अब हम लेते हैं एक स्टॉक था जो 15,000 का, वो किसने लिया था, टी ने, ठीक है। टी ने क्या लिया था, स्टॉक लिया था 15,000 का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू स्टॉक और 15,000 आप यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि उसने स्टॉक लिया था एक 15,000, टी के अकाउंट में आपको 15,000 लिख देना। और किसी पार्टनर ने ऐसा कुछ भी, कोई भी एसेट नहीं ली थी एक्सेप्ट टी। ऑलरेडी हम सारी चीज़ें ले चुके हैं। अब मैंने इस साइड का टोटल कर लिया है, जो कि है आपका 1,50,334, 2,03,334। अब आपको करना क्या है, आपको ये वाली जो साइड है इसमें से ये बैलेंस माइनस करना है, ठीक है। तो क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको बैलेंस सीडी नहीं लिखना है, उसको आपको क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, बिकॉज हम पे करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही लिख लो, 50,334, 2,03,434, उसके बाद 50,332, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट का आएगा बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, तो बैलेंस क्या आ जाएगा, 1,50,334, ठीक है। अब आपका दूसरी टर्म में है 2,03,34, तो ऑलरेडी मैंने माइनस किया हुआ है। तो आपका जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 1,85,334, 15,000 माइनस करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस है 50,330, 50,332 में से आपको कितना माइनस करना है, 20,000, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस आएगा 30,332। तो ये आपको अमाउंट पे करनी है, ठीक है। रियलाइजेशन हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे हम पार्टनर्स का। तो बैंक अकाउंट, तो जब भी आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे जो डेबिट साइड है ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आपको डेबिट साइड क्या लिखना है, जो भी कैश का बैलेंस है, यहाँ पे बैंक बैलेंस है तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है हमारे पास, 20,000, ठीक है। आपको ऐसे डेबिट साइड लिख लेना है। दूसरा क्या लिखना है, जितना भी एसेट से रियलाइज हुआ है उसको आपको लिखना है
एच वर्ड तो यूज़ नहीं करोगे, एसेट रियलाइज्ड। अब देखते हैं हमें कितनी एसेट्स रियलाइज्ड हुई थी। हमें यहाँ पे हमें रियलाइज हुई थी 3,20,000 और 1 लाख की अनरिकॉर्डेड एसेट थी, तो हमें एसेट रियलाइज हुई थी 4,20,000 की। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट साइड। एसेट पेमेंट क्या क्या करी थी हमने 3 चीज़ों की पेमेंट करी थी, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 66,000। तो आपको क्या है, लाइबिलिटी पे करी थी जो हमने, कितने की करी थी, 66,000 की। अब दूसरी टर्म जो आपको लिखनी है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आए थे हमारे, ये भी पे करना होता है आपको। ठीक है, तो आपके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट किस किस का था, पहला पार्टनर था आपका डी, फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ टी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसरा पार्टनर है जी। ठीक है, तो अमाउंट देख लेते हैं। पहले की टर्म आई थी हमारे पास 1,50,334, 1,50,334। दूसरा पार्टनर था जो हमारा 1,85,334, 1,85,334। और तीसरा पार्टनर है जो हमारा 30,332, 30,332। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है दोनों, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें ले चुके हैं, पेमेंट भी कर दी है लाइबिलिटीज़ की। और तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 4,40,000 और इधर का भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे भी बैलेंस आएगा 4,40,000। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे भी जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,40,000। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू द रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे देखिए हमें एक टर्म दी हुई थी जो कि क्या थी हमारी, फॉर्म पार्टनर का लोन। ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ, जो मैंने कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे जी है, जी ने लोन दिया हुआ था 8,000 का। ठीक है, जी ने लोन भी दिया हुआ है, उसका जो बैलेंस आया है उसे हमें जी को ऑलरेडी कितना पे करना है, 30,332, जो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं एज ए बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो लोन की पेमेंट होती है वो सेपरेट होती है, इस वजह से हम बैंक अकाउंट में उसे शो नहीं करते हैं, हम उसे अलग से पे करेंगे। तो इसका जो क्रेडिट बैलेंस आया है, ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस आया है, तो हम लोन के जो अमाउंट थी उसको इस टर्म से एडजस्ट नहीं करेंगे, हम उसे सेपरेटली पे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे एक तरीके से आपको लोन अकाउंट गिवन है। जी का लोन था 8,000 का, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस आया है, इस वजह से हम कैपिटल अकाउंट में लोन की टर्म को एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस आया, ऑलरेडी हमें पे करने। अगर इस पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता मीन्स इस साइड का टोटल एक्सेस आता और जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल कम आता, तो हम उसे अमाउंट, इतनी अमाउंट हम मंगवाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें लोन दिया हुआ है, तो हम उस लोन को इस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते। ठीक है, तो क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस आए, इस वजह से लोन की जो भी टर्म है उसे हम सेपरेटली अलग पे करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट उसकी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टनर लोन देता है किसी फर्म को और उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, तो आपको उस लोन को वहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है, आपको सेपरेटली उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन अगर पार्टनर का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आता है, मींस डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो उसको उतनी ही अमाउंट पे करनी, उतनी अमाउंट हम उससे ब्रॉड करवाएंगे, मंगवाएंगे। तो मंगवाने की बजाय हम लोन से ही उस टर्म को एडजस्ट कर देते हैं और उस कंडीशन में हम लोन अकाउंट से उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए लोन अकाउंट को वहाँ पे एडजस्ट नहीं किया गया। क्लियर एवरीवन? आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।